प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्राइस चार्ज कर लेना। जैसे थिएटर टिकट का एग्जांपल ले लें। थिएटर का टिकट मुख्तलिफ प्राइसेस पे सेल होता है क्योंकि लोकेशन पे बेस करता है। सो कस्टमर मुख्तलिफ प्राइस पे करते हैं सेम परफॉर्मेंस के लिए। तो एक दफ़ा रीड करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर। एग्जांपल, अ बिग ट्रेवल बार्गेन, थिएटर टिकट आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस based on location so that customer pay different prices for the same performance. There are number of bases on which such a discriminating prices can be set. तो यहाँ पर कुछ बेसिस है जिस पर डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस को सेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिस है जिस पर डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस को सेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बाय मार्केट सेगमेंट। एक मार्केट सेगमेंट को आप महंगा बेचो जबकि दूसरी मार्केट सेगमेंट को आप सस्ता बेचो। एक दफ़ा रेट भी कहते बाय मार्केट सेगमेंट। अक्रॉस चैनल फेरारी कंपनी विल मार्केट इट्स सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन इंग्लैंड एंड फ्रांस। फॉर एग्जांपल, आइटम्स सच एज सिनेमा टिकट and hairdressing services are often available at lower prices to all-age pensioner, students, or juveniles. सेकंड नंबर पर है बाई प्रोडक्ट वर्जन। जैसे आप प्रोडक्ट के वर्जन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाते हो तो इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आता है। जैसे आईफोन 15 से आईफोन 16। तो आईफोन 15 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाए जबकि इसकी तो आईफोन 16 का वर्जन आता है, लेकिन आईफोन 16 का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है आईफोन 15 से। तो एक डेफिनेट भी कहते हैं बाई प्रोडक्ट वर्जन, मेनी कार मॉडल हैव एड एन एक्स्ट्रा which enable one brand to appeal to a wider cross section of customers. The final price need not to reflect the cost price of the ad on extra directly. The final price not reflect the cost price of the ad on extra directly. Usually, the top of the range model carries a price much in the excess of the cost of the provision of the extras as a prestige appeal. थर्ड नंबर पर है बाई प्लेस। थिएटर का जो सीट होता है वो अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन सेल होता है, बिक जाता है। यानी कि लोग मुख्तलिफ प्राइस पे करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन सेम परफॉर्मेंस के लिए। तो एक दफ़ा रेट भी करते हैं बाई प्लेस। थिएटर सीट आर यूजुअली सोल्ड अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन सो दैट पेट्रन पे different prices for the same performance according to the type of seat in its location in the theater or auditorium. डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस सेट करने में जो फोर्थ नंबर पर है बाय टाइम। ये बहुत टाइम के थ्रू भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे ज़्यादातर रेस्टोरेंट में दोपहर बर्गर का कीमत बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि उस वक्त कस्टमर ज़्यादा होते हैं, जबकि मिडनाइट के दौरान कस्टमर बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए बर्गर की प्राइस लो चार्ज करते हैं ताकि कस्टमर रात में भी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। या फिर रेलवे कंपनी का एग्जांपल ले लें। रेलवे कंपनी भी इस तरह करते हैं, यानी नॉर्मल दिनों में टिकट का प्राइस सेम रहता है, लेकिन जिन दिनों में कस्टमर ज़्यादा होते हैं जैसे ईद से 2-3 दिन पहले, तो इन दिनों कस्टमर में हद से ज़्यादा इंक्रीज़ आता है और फिर प्राइस इन इलास्टिक हो जाता है। तो आखिरकार इन दिनों रेलवे कंपनी हाई प्राइस चार्ज करते हैं टिकट का। तो एक दफ़ा रेट भी करते हैं बाय टाइम। दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पीक travel bargains, hotel prices, and telephone charges are all attempts to increase the sale revenue by covering a variable but not necessary average cost of the provision. Railway company are successful price discriminating, charging more rush. However, retail commuter whose demand is inelastic at certain times of the day.
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब इफ़ेक्टिव होते हैं जब इस तरह कंडीशन हो। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ नंबर ऑफ कंडीशन हो। तो इसमें जो सबसे पहला है, तो इसमें कहते हैं प्राइस टर्म में मार्केट सेगमेंटेबल होना चाहिए और मुख्तलिफ सेक्टर में मुख्तलिफ इंटेंसिटी ऑफ डिमांड होना चाहिए। एक सेक्टर मुख्तलिफ और मुतबरिज होना चाहिए दूसरे से। देखते पावर भी कहते हैं द मार्केट मस्ट बी सेगमेंटेबल इन प्राइस टर्म and different sector must show different intensity of demand. Each of these sector must be identifiable, distinct and separate from the other and be accessible to the firm marketing communication. सेकंड नंबर पर जो है इसमें क्या कह रहा है, ब्लैक मार्केटिंग डेवलप नहीं करनी चाहिए। यानी आपका कंपटीटर आपकी सस्ती सेक्टर वाली जगह से चीज़ें ख़रीद कर आपकी हाई प्राइस वाली जगह पर सस्ते पर सेल कर रहा है। तो इस तरह चीज़ों को तो इस तरह चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, परेड भी करते हैं देयर मस्ट बी लेटर और नो चांस ऑफ ब्लैक मार्केट डेवलपिंग। दिस वुड अलाउ दोज इन द लोअर प्राइस सेगमेंट टू रीसेल टू दोज इन द हायर प्राइस सेगमेंट। थर्ड नंबर पर जो है, जैसे दोपहर के दौरान ज़्यादातर रेस्टोरेंट में कस्टमर ज़्यादा होते हैं, सो इसलिए वो बर्गर का हाई प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन इसका कंपटीटर दोपहर के दौरान बर्गर पर डिस्काउंट लगा देते हैं। सो इस तरह चीज़ों को रोकना पड़ेगा। तो एक डिपार्ट भी करते हैं देयर मस्ट बी लिटिल और नो चांस दैट द कंपटीटर कैन एंड विल अंडरकट द फर्म प्राइसेस इन द हायर प्राइसेस एंड आर मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट। फोर्थ नंबर पर जो है इसमें क्या कह रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक प्रॉपर सिस्टम है, तो इसको प्रिपेयर और लागू करने पे टाइम लगता है और कॉस्ट भी लगते हैं। इस तरह ना हो कि इस सिस्टम का कॉस्ट इसके रेवेन्यू पे ज़्यादा हो जाए। तो एक डिपार्ट भी कहते हैं द कॉस्ट ऑफ सेगमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग इन द अरेंजमेंट शुड नॉट एक्सीड द एक्स्ट्रा रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटेजी। तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग से पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस को सबसे पहले पढ़ते। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ड्रा हुआ है जबकि वाई एक्सिस पे प्राइस ड्रा हुआ है। मैनेजर का ये मकसद नहीं होता कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दे और ना इसका मकसद होता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी भेजे। ये वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो वो बेच सकती है, ये वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो वो बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्राइस ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी बेचने का क्या फ़ायदा जो वो मुफ्त में बेचते रहे। तो मैक्सिमम क्वांटिटी बेचना उसका मकसद नहीं है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी बेचना उसका मकसद नहीं है। मैक्सिमम प्राइस भी चार्ज करना उसका मकसद नहीं होता। जैसे ये मैक्सिमम प्राइस है 35 पर यूनिट, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस है, लेकिन इस पे 0 यूनिट सेल हो रही है। तो थ्योरेटिकली ना वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना चाहती है, ना वो मैक्सिमम क्वांटिटी बेचना चाहती है। वो जो चाहती है, या फिर मैं जो चाहता हूँ वो प्राइस चार्ज करूँ जो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे। तो वो प्राइस चार्ज करे जिससे इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए। हमारा ख्वाहिश है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। अगर मैं कम यूनिट बेच के प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मैं खुश। अगर मैं कम प्राइस चार्ज करके भी प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो भी मैं खुश। बस प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मैं कैलकुलेट करूँगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहला तरीका है पे अप टेबल। इससे भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको फिल्टर कि किस तरह होता है। तो अब मैं पे अप टेबल के थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्राइस कैलकुलेट करता हूँ। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से जब वेरिएबल कास्ट पर यूनिट माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। तो इसको जब यूनिट सोल्ड यानी कितनी यूनिट सेल करेंगे
तो इसको जब यूनिट सोल्ड यानी कितने यूनिट सेल करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 9 रख देते हैं तो इस पे 110 यूनिट सेल तो इस पे 110 यूनिट सेल होते हैं और वेरिएबल कास्ट 5 है। तो 9 से जब हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, 4 आता है। तो 9 से जब हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाते हैं और 4 को जब 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन 440 आ गया। जब हम सेलिंग प्राइस को 10 रख देते हैं तो इस पे 100 यूनिट बिक जाते हैं तो इस पे 100 यूनिट सेल होते हैं। तो 10 से जब हम वेरिएबल कास्ट 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 का कंट्रीब्यूशन आता है और 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन 500 आ गया। जब हम सेलिंग प्राइस को 11 रख देते हैं तो इस पे 90 यूनिट बिक जाते हैं और जब 11 से वेरिएबल कास्ट 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 आ जाता है। 6 को जब 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन 540 आ गया। और जब सेलिंग प्राइस को 12 रख देते हैं तो इस पे 80 यूनिट बिक जाते हैं तो इस पे 80 यूनिट सेल होते हैं। तो 12 से जब वेरिएबल कास्ट 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन 7 आता है और 7 को जब 80 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 560 आता है। इस तरह जब हम सेलिंग प्राइस 13 रख देते हैं तो इस पे 70 यूनिट बिक जाती है और वेरिएबल कास्ट वही सेम कांस्टेंट रहता है 5, क्योंकि वेरिएबल कास्ट तो टोटल में चेंज होता है जबकि पर यूनिट तो ये सेम रहता है। तो 13 से जब हम वेरिएबल कास्ट 5 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 8 आ जाता है। 8 को जब 70 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 560 आ गया। और जब सेलिंग प्राइस को 14 रख दे तो इस पे हमारे 60 यूनिट बिक जाते हैं तो इस पे 60 यूनिट सेल होते हैं। तो 14 से जब हम सेलिंग वेरिएबल का पर यूनिट 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9 आ जाता है। तो 9 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 540 आ गया। और सेलिंग प्राइस को जब हम 15 रख देते हैं तो इस पे 50 यूनिट बिक जाते हैं तो इस पे 50 यूनिट सोल्ड होते हैं, सेल होते हैं। तो 15 से जब हम वेरिएबल का पर यूनिट 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 आ जाता है। तो 10 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन 500 आ गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा टोटल तो यहाँ पर तो ये 12 या 13 यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 560। तो यहाँ पर हमारे पास 12 या 13 प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है। तो हाँ यहाँ पर हमारे पास 12 या 13 जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है, क्योंकि इस 12-13 पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो यह हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस आ गई है 12 और 13। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस में हमने पे टेबल को पढ़ लिया। अब सेकंड नंबर पर है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। इकोनॉमिक का थ्योरी है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट की इक्वल हो जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यूब, जबकि मार्जिनल कास्ट का मतलब होता है वेरिएबल कास्ट। तो ए माइनस टू बी क्यूब मार्जिनल रेवेन्यू का है जबकि वेरिएबल कास्ट मार्जिनल कास्ट का है। तो हमारे पास ए माइनस टू बी क्यूब इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट आ गया। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है वो 120 पर यूनिट पर प्रोडक्ट सेल करते हैं और इस 120 प्राइस पर यूनिट पर 200 यूनिट बिक जाते हैं और इस 120 प्राइस पर यूनिट पर 200 यूनिट सेल होते हैं और उसने अंदाज़ा लगा लिया है कि प्राइस में 5 के बढ़ने या कम होने से डिमांड में 10,000 यूनिट का फ़र्क आता है। अब ऐसा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जाए या ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। ए कंपनी इज सेलिंग अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 120 पर यूनिट, एट दिस प्राइस इट इज सेलिंग 2 lakh units per period. It has been estimated that for 5 increase or reduction in price, sell demand will fall or increase by 10,000 units. At what selling price will total revenue per period be maximized?
तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल रेवेन्यू किसका इक्वल होता है, ए माइनस टू बी के, जबकि मार्जिनल कास्ट वेरिएबल कास्ट, तो ए माइनस टू बी के इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट। तो इसमें एक ए है और एक बी है, एक क्यू और चौथे नंबर पर वेरिएबल कास्ट। तो ए और बी को सबसे पहले फाइंड कर देते हैं, ए और बी को सबसे पहले फाइंड कर देते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि बी का फार्मूला है चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन प्राइस 5 है, जबकि चेंज इन डिमांड 10,000 यूनिट है। तो 5 को जब हम 10,000 यूनिट पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 0.0005 आ जाता है। तो बी का वैल्यू 0.005 आ गया। जबकि इस ए को डिमांड फंक्शन से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिमांड फंक्शन का इक्वेशन है पी इज इक्वल टू ए माइनस बी के। तो प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 120 पर यूनिट, फी इज इक्वल टू 1। जब प्राइस 120 होता है, तो जब प्राइस 120 होता है तो इस पे 2 लाख यूनिट सेल होते हैं। तो प्राइस 120, ए को फाइंड करना है, बी का वैल्यू है 0.005 और क्यू जो है वो है यूनिट 2 लाख यूनिट। यानी जब प्राइस 120 होता है तो इस पे 2 लाख यूनिट बिक जाते हैं, सेल होते हैं। तो 120 इज इक्वल टू ए माइनस 0.005 मल्टीप्लाई 2 लाख। तो 0.005 को जब हम 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 100 आता है। और इस 100 को जब हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस, तो इसका साइन माइनस में था, तो इस तरफ ले जाते हैं तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो 120 और 100 को फिर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 220। तो ए का वैल्यू आ गया 220। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू ए माइनस टू बी के और मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट। तो ए माइनस टू बी के इज इक्वल टू वेरिएबल कास्ट। ए का वैल्यू है 220 माइनस 2 और बी का वैल्यू है 0.005 और क्यू को फाइंड करना है। वेरिएबल कास्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको हमने ज़ीरो फुट कर दिया। 220 को हम इस तरफ ले जाते हैं या फिर इसका साइन पॉजिटिव था, जब इस तरफ ले जाते हैं तो इसका साइन नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। और 2 को जब हम 0.005 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है 0.001। और इस 0.001 को जब इस तरफ ले जाते हैं तो 220 को जब हम 0.001 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2,20,000 यूनिट। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है। यानी अगर मैं इतना यूनिट बेच दूँ, तो मेरा मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा। तो मेरा मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा। अब डिमांड फंक्शन की इक्वेशन से हम प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू ए माइनस बी के, ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था 220, जब माइनस पी और बी का वैल्यू है 0.005 और क्यू जो है इसको अब हमने फाइंड कर लिया, क्वांटिटी को अब हमने फाइंड कर लिया 2,20,000। तो 220 माइनस 0.005 मल्टीप्लाई 2,20,000। तो 0.005 को जब हम 2,20,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 110 आ जाता है। तो 220 से जब हम 110 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 110। तो ये हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है, यानी इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगला टॉपिक है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। तो ये क्या होता है, जब आप डिमांड फंक्शन को यूज़ करते हो पी इज इक्वल टू ए माइनस पी क्यू, और मार्जिनल कास्ट को बराबर करते हो, इक्वल करते हो मार्जिनल रेवेन्यू की, और प्राइस कैलकुलेट करते हो, जो हमने अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस में सेकंड में तक पढ़ा और उस पर एक क्वेश्चन भी किया, ए माइनस जिसका फार्मूला था ए माइनस टू बी क्यूब इज इक्वल टू वेरिएबल का। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू था और ये मार्जिनल कास्ट था। तो मार्जिनल रेवेन्यू को जब मार्जिनल कास्ट के बराबर रखकर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस
प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कहते हैं डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। तो इस पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब इसके एडवांटेजेस पर आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। तो इसमें जो सबसे पहला है, अ कंसिडरेशन ऑफ द मार्केट। आप मार्केट को कंसीडर करते हो कि कस्टमर कितना प्राइस देने को तैयार है, कस्टमर का बिहेवियर क्या होगा प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के कम होने पर। सेकंड में क्या, इट कंसीडर ओनली इंक्रीमेंटल कास्ट। ये आपकी इंक्रीमेंटल या एक्स्ट्रा कास्ट को रिकवर करने की कोशिश करता है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कास्ट लग रही है वो रिकवर हो और आपको प्रॉफिट हो। थर्ड नंबर पर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। यानी आप प्राइस और डिमांड का रिलेशन चेक करके प्राइस सेट करते हो, यानी आप प्राइस और डिमांड का रिलेशन चेक करके प्राइस सेट करते हो। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। तो सबसे आखिरी टॉपिक है प्राइस कैलकुलेशन। तो इसमें दो टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है, एक पुल कास्ट प्लस प्राइसिंग और दूसरा मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग। तो सबसे पहले पुल कास्ट प्लस प्राइसिंग पर बात करते हैं। तो पुल कास्ट प्लस प्राइसिंग क्या है? तो इसका मतलब है यानी फुल कास्ट, यानी आप अपना वेरिएबल कास्ट लो और फिक्स कास्ट लो। तो ये आपके पास आ गया फुल कास्ट, इसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाती है। अब इसके एडवांटेजेस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है इजी टू यूज़, इसको यूज़ करना आसान होता है। सेकंड नंबर पर है इंश्योर दैट ऑल कास्ट आर कवर्ड, इंश्योर दैट ऑल कास्ट आर कवर्ड। जब प्रॉफिट ऐड करेंगे फुल कास्ट पे, तो इसका मतलब है ये जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है जो सारे कास्ट रिकवर कर रहे हैं, वेरिएबल कास्ट भी रिकवर कर रहे हैं और फिक्स कास्ट भी रिकवर कर रहे होंगे। थर्ड नंबर पर है इंश्योर दैट फर्म कैन जनरेट प्रॉफिट एंड सरवाइव इन द फ्यूचर, इंश्योर दैट फर्म कैन जनरेट प्रॉफिट एंड सरवाइव इन द फ्यूचर। अगर आप फुल कास्ट प्लस प्राइसिंग यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है बिजनेस को प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप सारे कास्ट रिकवर कर रहे हो, क्योंकि आप सारे कास्ट रिकवर कर रहे हो तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा। फोर्थ नंबर पर है अवॉइड कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड एंड कंपटीटर एक्टिविटी। आपने इसमें मार्केट रिसर्च ही नहीं करनी है कि कस्टमर कितने प्राइस देने को तैयार है, क्योंकि आपने इसमें इंटरनल बेस पे कॉस्ट कैलकुलेट करने हैं, यानी मेरी कॉस्ट कितनी है, मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो ये सेलिंग प्राइस इतने होंगे, तो सेलिंग प्राइस इतने होंगे। इसलिए आपको एक्सटर्नल एनालिसिस ही नहीं करना पड़ता, इसमें इस पे जो कॉस्ट लगती है वो आपके पास बच जाती है। और सबसे आखिरी, इट इज़ बिलीव टू इस्टेब्लिश स्टेबल प्राइसेस। आप इसमें लॉन्ग टर्म स्टेबल प्राइस सेट करना चाहते हो, इसलिए आप एक ही दफ़ा में अपने वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट पे प्रॉफिट अप्लाई कर देते हो, ताकि जो प्राइस कैलकुलेट हो वो स्टेबल रहे। तो एक दफ़ा वैसे रीड करते, एडवांटेजेस इजी टू यूज़, इंश्योर दैट ऑल कास्ट आर कवर्ड, ensure that firm can generate profit and survive in the future, avoid cost of collecting market information on the demand and competitor activity, it is believed to establish a stable prices। अब फुल कास्ट प्लस प्राइसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसानात क्या है? तो इसमें जो सबसे पहले है, इट डज नॉट कंसिडर द डिमांड पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं, ये नहीं देखते, ये एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं देखते। सेकंड नंबर पर द एब्जर्शन ऑफ ओवरहेड इज अ गाइज वर्क, देयर फॉर द स्ट्रेटेजी विल प्रोड्यूस डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन विच कास्टिंग सिस्टम इज यूज्ड। डिफरेंट एब्जर्शन मेथड पे डिफरेंट प्राइस कैलकुलेट होंगे, डिफरेंट एब्जर्शन मेथड पे डिफरेंट प्राइस कैलकुलेट होते हैं। जैसे मार्जिनल कास्ट पर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस अलग होंगे, जबकि एब्जर्शन कास्टिंग के बेस पर सेलिंग प्राइस और कास्ट अलग होंगे, जबकि आखिर में एक्टिविटी बेस कास्ट के बेस पर प्राइस और कास्ट अलग आ जाता है।
थर्ड नंबर पर टेक नो अकाउंट ऑफ मार्केट कंडीशन सिंस इट फोकस इज इंटायरली इंटरनल। ये टोटल इंटरनल फोकस पे डिपेंड करता है, मेरा कास्ट इतना, मेरी प्रॉफिट इतना और मेरा सेलिंग प्राइस इतना, और एक्सटर्नल फैक्टर यानी मार्केट कंडीशन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। फोर्थ नंबर पर है बाय यूजिंग फिक्स मार्कअप इट डज नॉट परमिट द कंपनी टू रिस्पॉन्ड द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ इट्स कंपटीटर। आपने फुल कास्ट में एक फिक्स प्रॉफिट की परसेंटेज ऐड की और आपने प्राइस कैलकुलेट की। अब आपका मकसद तो ये है कि लॉन्ग टर्म में ये प्राइस सस्टेन करना चाहिए। तो अगर मार्केट में कंपटीटर प्राइस को ऊपर नीचे करता है, आप अपने प्राइस को ऊपर नीचे नहीं करते, क्योंकि फुल कास्ट प्लस प्राइसिंग का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल प्राइस सेट की जाए। तो आप इस प्राइसिंग मेथड के थ्रू कंपटीटर की जो फ्लक्चुएट करता है अपने प्राइस को, यानी ऊपर नीचे करता है, तो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि आप फिक्स मार्कअप चार्ज कर रहे हो। और फिफ्थ नंबर पर जो है ये इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग स्पेशल डिसीजन इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी का मतलब जब आप फारिग बैठे हो तो आपको कभी भी फुल कास्ट प्लस प्राइसिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो एक दफ़ा वैसे रीड करते हैं disadvantages. It does not full cost plus pricing disadvantages. It does not consider the demand pattern of the product. The absorption of overhead is a guy's work. Therefore, its strategy will produce different selling prices depending on which costing system is used. Take no account of market conditions since its focus is entirely internal. By using a fixed markup does not permit the company to respond to the pricing decision of its competitor. It is not appropriate for making special decision involving use of spare capacity. तो प्राइस कैलकुलेशन में जो सेकंड टाइप है वो है मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग। तो इसका मतलब है आप सिर्फ वेरिएबल कास्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाती है। ये सेलिंग प्राइस इंश्योर करेगा कि आपका वेरिएबल कास्ट रिकवर हो। फिक्स्ड कास्ट रिकवर हो रही है या नहीं ये इंश्योर नहीं करता। अब इसके एडवांटेजेस पर आते हैं। तो सबसे पहला कैन प्राइस बिलो टोटल कास्ट व्हेन डिमांड इज लो इफ देयर इज अ स्पेयर कैपेसिटी। यानी जहाँ पर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी हो, यानी फारिग बैठे हो, कोई काम नहीं है करने को, वहाँ पर आप मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग यूज़ करते हैं, फुल कास्ट प्लस प्राइसिंग यूज़ नहीं करते वहाँ पर, क्योंकि मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग का ज़्यादा यूजेज कहाँ पर होता है, जहाँ पे स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती हो। तो जब आप फारिग बैठे हो, ये बिल्कुल फारिग बैठे हो, तब आप कहिए कि कम अज़ कम कोई काम करने के लिए तो हो। अगर मेरे फिक्स कास्ट रिकवर नहीं भी होंगे तो कम अज़ कम वेरिएबल कास्ट तो रिकवर हो जाएंगे ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे। आपका सारा फोकस होता है कि मार्जिनल कास्ट आपकी वेरिएबल कास्ट रिकवर हो जाए। तो ये आप स्पेशली कब करते हो, जब स्पेयर कैपेसिटी हो। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब जब आप फारिग बैठे हो तो आप कहते हो कि अगर मेरे सारे कास्ट रिकवर नहीं हो रहे तो चलो मेरी वेरिएबल कास्ट रिकवर हो जाए, मैं इससे भी मुतमईन हूँ। क्योंकि जब वेरिएबल कास्ट होंगे तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कमाएंगे तो फिक्स कास्ट को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। और सेकंड नंबर पर एडवांटेजेस में जो सेकंड नंबर पर है एफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिक यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग में आपने याद रखना है कि जितने भी आपके लिमिटिंग फैक्टर के रिसोर्सेज होते हैं इनको उनकी एफिशिएंट यूटिलाइज करने पे ज़्यादा फोकस होता है, यानी आपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो एक दफ़ा वैसे रीड करते हैं मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग एडवांटेजेस कैन प्राइस बिलो टोटल कास्ट व्हेन डिमांड इज लो इफ देयर इज अ स्पेयर कैपेसिटी एफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिक यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अब मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग के डिसएडवांटेजेस पर बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है इग्नोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस सेट कर रहा है जो वेरिएबल कास्ट को रिकवर करके दे, फिक्स कास्ट को रिकवर करके ना दे। यानी आपका फोकस होता है कि कम से कम वेरिएबल कास्ट रिकवर हो जाए। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट की बजाय आप कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हो।
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय आप कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रही हो। डिसएडवांटेजेस में सेकंड नंबर पर है इग्नोर फिक्स ओवरहेड, the price may not be high enough to ensure that the profit is made up the fixed overhead are covered. एक दफ़ा फिर ignore fixed overhead, the prices may not be high enough to ensure that a profit is made up the fixed overhead are covered. हो सकता है कि आप ऐसा प्राइस सेट कर ले जो फिक्स ओवरहेड को रिकवर ना दे। इसका मतलब ये है, यानी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा प्राइस को सेट कर ले जो फिक्स ओवरहेड को रिकवर ना दे, जो फिक्स ओवरहेड को रिकवर ना करके दे। और थर्ड नंबर पर है लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ ओवरऑल मार्केट एंड कस्टमर। ये मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है ये इंटरनली जनरेटेड है, तो आप ओवरऑल एक्सटर्नल इम्फेक्ट को कंसीडर नहीं करते कि कस्टमर क्या प्राइस देने को तैयार है, प्राइस डिमांड का क्या रिलेशन है, ये सब कुछ कंसीडर नहीं करते। पावर रीड करते हैं डिसएडवांटेज इग्नोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ignore fixed overhead, the price may not be high enough to ensure that a profit is made after fixed overhead are covered. Third number for lack of consideration of overall market and customer. तो ये था मार्जिनल कास्ट प्लस प्राइसिंग और आखिर रह गया रिलेवेंट कास्ट प्लस प्राइसिंग। तो अगला चैप्टर रिलेवेंट कास्ट का है, तो इसमें रिलेवेंट कास्ट प्लस प्राइसिंग को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये था फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 का 7 चैप्टर, जो कि एक ही लेक्चर में कवर हो गया।